नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। नगर निगम जयपुर ग्रेटर महापौर और 3 पार्षदों के निलंबन का मामला अब राजस्थान हाईकोर्ट में पहुंच गया है। निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर ने निलंबन के विरोध में हाईकोर्ट में ऑनलाइन याचिका दायर की, जिस पर हाईकोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा। हालांकि इस मामले में राज्य सरकार पहले ही हाईकोर्ट पहुंच गई थी। सौम्या गुर्जर की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की आशंका के बीच राज्य सरकार ने सोमवार को ही हाईकोर्ट में कैविएट दायर कर दी थी। अब अदालत सौम्या गुर्जर की याचिका के साथ राज्य सरकार का पक्ष भी सुनेगी। वहीं राजधानी जयपुर में कोरोना संक्रमण से पत्रकारों की मौत का मामला अब राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गया है। पत्रकार विवेक सिंह जादौन ने सभी पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स मानने को लेकर ऑनलाइन याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया कि कोरोना संकट के बीच राज्य सरकार की ओर से केवल अधिस्वीकृत पत्रकारों को ही फ्रंटलाइन वर्कर्स माना है। अधिस्वीकृत पत्रकारों की कोरोना संक्रमण से मौत होने पर उनके परिवारों को नियम के अनुसार 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। लेकिन प्रदेश में बड़ी संख्या में कार्यरत पत्रकार राज्य सरकार की ओर से अधिस्वीकृत नहीं है और कई पत्रकारों की फील्ड में काम करते समय कोरोना संक्रमण से मौत भी हुई है। कोरोना संक्रमण के चलते जहां हर क्षेत्र में इसका असर देखने को मिला, तो वहीं शैक्षणिक ढांचे पर भी गहरा असर पड़ा। राजस्थान में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की परीक्षाओं का निर्णय लेने के लिए बनाई गई कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसके बाद सरकार फैसला लेगी कि कॉलेजों की परीक्षा करानी है या बिना परीक्षा प्रमोट करना है। हालांकि राजस्थान यूनिवर्सिटी, जोधपुर, अलवर सहित कई यूनिवर्सिटी के कुलपति लगातार दूसरे साल छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट करने के पक्ष में नहीं है। फिलहाल प्रदेश के करीब 20 लाख छात्र असमंजस की स्थिति में है कि आखिर उनका भविष्य क्या होगा। हमारी सरकार से ये मांग है कि विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाए। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की परीक्षाएं है वो रद्द कर दी जाए, क्योंकि जब 10th और 12th की परीक्षाएं रद्द हो सकती है, केंद्र सरकार ने उनकी परीक्षाओं को रद्द कर दिया, तो कॉलेज की परीक्षा उनके सामने कोई मायने नहीं रखती है। क्योंकि हमें पता है कि 10th और 12th की जो परसेंटेज होती है वो बेस होती है। हर जॉब में, हर कहीं जो एडमिशन लेना होता है वहाँ वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो जब 12th की परीक्षा है वो रद्द की जा सकती है, तो आखिर कॉलेज की क्यों नहीं? क्योंकि कॉलेज की परीक्षा तो इतनी ज़्यादा मैटर भी नहीं करती है और कॉलेज में तो 3 साल होते हैं। तो आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को परीक्षा है वो रद्द कर दो और फाइनल ईयर की जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आप करवा सकते हो। हमारी सरकार से यही मांग है कि प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं की परीक्षाएं रद्द करते हुए उन्हें प्रमोट कर दिया जाना चाहिए। रहा सवाल फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं का, तो उनके और उनके परिवारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार को ऑफलाइन एग्ज़ाम से बचते हुए ऑनलाइन एग्ज़ाम, ओपन बुक एग्ज़ाम या फिर किसी और तरह के विकल्प या फॉर्मूला पे पहुंचते हुए उनके ज्ञान की परीक्षा लेते हुए उन्हें पास कर देना चाहिए। पर ऑफलाइन एग्ज़ाम किसी भी कीमत में फ़िलहाल सरकार को लापरवाही नहीं करनी चाहिए ऑफलाइन एग्ज़ाम लेने की। तो वहीं प्रतापगढ़ एसपी पद पर तबादला होने के बाद डीसीपी ट्रैफिक जयपुर आदर्श सिद्धू रिलीव हो गए हैं। आदर्श सिद्धू ने डीसीपी ट्रैफिक जयपुर का चार्ज एसपी श्वेता धनखड़ को सौंपा। इस दौरान शहर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने आदर्श सिद्धू को विदाई दी। इस अवसर पर आदर्श सिद्धू ने कहा कि टीम वर्क के चलते करीब 1 साल तक शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर करने का प्रयास किया गया। इसके लिए आदर्श चौराहा और सुगम पथ प्रोजेक्ट पर भी काम किया गया। उन्होंने आगे भी इन्हीं प्रोजेक्ट्स के जरिए शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की उम्मीद जताई। साल का टेन्योर यहाँ पे रहा और काफ़ी अच्छे तरीके के एक्सपीरियंस मिले, काफ़ी चीज़ें समझने को मिली, जयपुर वासियों के साथ जुड़ने का मौका मिला और बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, जिस वजह से हम कई चीज़ें कर पाए। सुगम पथ बनाए गए, आदर्श चौराहे बनाए गए और ट्रैफिक को ईज़ करने की कोशिश की। कोरोना काल में ट्रैफिक कर्मी और जयपुर वासियों से जुड़ के इस तरीके से काम किया कि यहाँ पर कोरोना का खात्मा किया जाए। सबने मिलके अच्छी एक साल की कार्रवाई हुई और बहुत पॉजिटिव चीज़ें यहाँ से सीखने को मिली हैं और जो लाइफ में आगे इस पोस्टिंग से जो चीज़ें सीखने को मिली हैं उसको आगे जगह पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि आगे जो ट्रैफिक उन सिटीज़ में जहाँ आगे पोस्टिंग होगी। वहीं नागौर एसपी पद के तबादला होने के बाद एसपी श्वेता धनखड़ ने जयपुर में डीसीपी ट्रैफिक का पदभार संभाल लिया है। श्वेता धनखड़ के यादगार स्थित कार्यालय पहुंचने पर शहर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनकी अगवानी की। तो वहीं डीसीपी ऑफिस में एसपी श्वेता धनखड़ ने डीसीपी ट्रैफिक का चार्ज लिया। पदभार संभालने के बाद डीसीपी ट्रैफिक श्वेता धनखड़ ने कहा कि कोरोना संकट के बीच अनलॉक 2 शुरू होने के बाद शहर में ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है और जल्द ही ट्रैफिक पुलिस के अन्य अधिकारियों के साथ शहर का दौरा कर ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया जाएगा।
यहाँ पे चूंकि हमारी राजस्थान पुलिस प्राथमिकता वर्ष 2021 में सुगम यातायात व्यवस्था एक मुख्य बिंदु है, इस पे हमने फोकस करते हुए हम जो है जैसे आदर्श चौराहा, सुगम पथ, इन पे हम फोकस करेंगे। हम ये चाहेंगे कि लोगों को जो है कम से कम जो है असुविधा हो, और लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जैसे ही कोरोना के बाद ये खुलेगा तो सबसे ज़्यादा जो है बच्चों को हम ये बताएंगे कि आप जो है यातायात के नियमों का पालन करो, क्योंकि ये सबसे पहली यातायात की जो शिक्षा है ये बच्चों को दी जाती है। इसके पश्चात जो है क्योंकि कोरोना काल है, कोरोना काल में ये पुलिस का, ट्रैफिक का भी ये मुख्य कार्य हो जाता है कि सभी जो है कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह सभी पहने, ये भी जो है सभी लोगों को बताया जाएगा। तो मैं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर और भाखड़ा सिंचाई प्रणाली में पंजाब से आ रहे दूषित जल पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव निरंजन आर्य को इस समस्या के समाधान के लिए पंजाब सरकार के उच्च अधिकारियों से वार्ता करने के निर्देश दिए हैं। प्रदूषित पानी के पंजाब से राजस्थान में प्रभावित होने का विषय मुख्यमंत्री ने 25 जुलाई 2019 को अपने चंडीगढ़ प्रवास के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री के सामने भी रखा था, और पंजाब सरकार ने सतलुज नदी में मिलने वाले घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट को समयबद्ध तरीके से ट्रीट करने के संबंध में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। इस मामले में मुख्यमंत्री गहलोत ने मुख्य सचिव निरंजन आर्य को निर्देश दिए कि वे पंजाब के मुख्य सचिव से वार्ता कर इस कार्य को धरातल पर पूरा करने के लिए लगातार कोऑर्डिनेट करें। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रति माह 1,000 रुपए और अधिकतम 12,000 रुपए अनुदान दिया जाएगा। इससे प्रतिवर्ष 1,450 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। इस योजना का लाभ मई 2021 से मिलना शुरू हो गया है। इसके तहत विद्युत वितरण निगमों द्वारा द्विमासिक बिलिंग व्यवस्था के आधार पर पात्र कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत विपत्र जारी किए जाएंगे। अनुपातिक आधार पर विद्युत विपत्र का 60% अधिकतम 1,000 रुपए प्रति माह देय होगा। तो वहीं राजधानी जयपुर के सेज थाना इलाके स्थित चिरोटा गांव में एक युवक 100 फीट गहरे कुएं में गिर गया। तो वहीं सूचना के तुरंत बाद रेस्क्यू के लिए सिविल डिफेंस टीम और सेज थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने रस्सी की सहायता से सकुशल युवक को बाहर निकाला। युवक का नाम सुमित बताया जा रहा है। गनीमत यह रही कि समय रहते रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई, युवक को बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो वहीं बूंदी जिले के लाखेरी शहर में नगरपालिका प्रशासन ने बुधवार को सघन सफाई अभियान की शुरुआत की। तो वहीं अभियान की शुरुआत पालिका अध्यक्ष आशा शर्मा की अगुवाई में वार्ड नंबर 1 लकड़ेश्वर महादेव मंदिर परिसर में हुई। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने सड़कों पर झाड़ू लगाकर नालियों में जमा गंदगी को भी बाहर निकाला। तो वहीं वार्ड में सैनिटाइजर और फिनाइल का छिड़काव भी किया गया। नगर पालिका लाखेरी द्वारा लाखेरी नगर में 2 वार्डों के सेक्टर के हिसाब से एक दिन में 2 वार्ड के लिए सघन सफाई अभियान का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें जिस वार्ड में नाले आ रहे हैं उनकी सफाई होगी। सब वार्ड की विशेष रूप से सफाई अभियान रहेगा। फिनाइल का उपयोग होगा, कचरा उठेगा, जो नालियाँ खराब हो रही है उनको मेंटेनेंस के लिए नोट करके फिर आगे से उनको ठीक कराया जाएगा। सैनिटाइजर का भी उपयोग होगा। ये अभियान कोरोना महामारी के बाद जो बाजार खुले हैं, थोड़ी सी छूट मिली है, तो इसको दोबारा किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पड़े। मच्छर है और भी कोई वायरस प्रवेश नहीं। तो वहीं राजस्थान में अनलॉक 2.0 शुरू हो चुका है। तो वहीं राजस्थान में अब गर्मी की छुट्टियां भी खत्म हो चुकी, लेकिन इस बार भी कोरोना के चलते बच्चों को स्कूल नहीं जाना होगा। केवल शिक्षक ही स्कूल जाएंगे और ऑनलाइन क्लासेस पर कक्षा चलाएंगे। इसी को लेकर राजस्थान में सरकार के द्वारा आओ घर से सीखे 2.0 अभियान चलाया जाएगा, जो कि आगामी 19 जून से शुरू होगा। उसकी पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई हैं और इसे लेकर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी से खास बातचीत की न्यूज इंडिया के संवाददाता के सिंह ने। सत्र शुरू हो चुका है। राजस्थान में अब नवाचार की आवश्यकता है। उसी नवाचार को लेकर 2.0 जो कि एजुकेशन में एक बड़ा अहम किरदार माना जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है
IAS अधिकारी और सौरभ स्वामी जो कि शिक्षा निदेशक हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइए। इसमें सबसे पहले जो हमारे द्वारा आदेश निकाले गए हैं कि 19 तारीख तक जो है समस्त शिक्षकों के द्वारा स्माइल के जो 2.0 है उसके तहत व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे, जैसे कि पिछले साल भी किया गया था। इस साल क्योंकि बच्चे अगली कक्षा में आ गए हैं तो नए सिरे से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे। 19 तारीख तक हमारे शिक्षक जो हैं वो फील्ड में 50% के आधार पे रह के पेरेंट्स से भी बात करेंगे, सबसे बात करके और उनको कन्विंस करके जितना हमारा एनरोलमेंट बढ़ा सकते हैं और उसके हिसाब से बनाया जाएगा। फिर 20 तारीख से हमारे 4 प्रोग्राम ऐसे हैं जो कि हम शुरू करने जा रहे हैं नए सत्र के लिए। सबसे पहला तो स्माइल 2.0 ही है, जिसमें व्हाट्सएप के माध्यम से हम ई कक्षा का जो हमारा कंटेंट है उसको पहुंचाया जाएगा। सेकंड जो है वो हमारा आओ घर से सीखे अभियान है, जिसके अंदर जैसे पिछले साल की तरह हमारे शिक्षक जो हैं वो घर घर जाएंगे पहली से 8वीं क्लास के लिए। तो इस प्रकार से होगा कि एक हफ्ते में एक बार होमवर्क दिया जाएगा और 9वीं से 12वीं क्लास के लिए एक हफ्ते में 2 बार होमवर्क दिया जाएगा। उन सारे होमवर्क को चेक करके और प्रत्येक बच्चे का एक पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। इसके अलावा जो है हमारी ये कोशिश रहेगी कि मिनिमम 2 टेस्ट हम, एक तो अगस्त के अंदर और एक अक्टूबर महीने के अंदर एक यूनिट टेस्ट टाइप, वो भी हम बच्चों के रख पाए, ताकि अगर अगले साल भी कोरोना का ये स्थिति बनती है तो हमारे पास एक साधन हो जिसके जरिए हम बच्चों को इवेल्युएट कर सकें। तो काफी लोग गए ही नहीं थे और मोबाइल से ऐसी कुछ शिकायतें थी, उनको देखते हुए क्या इस बार भी क्या मानते हैं? मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि पिछली बार हमने रैंडम 6000 विद्यालयों का एक दिन में इंस्पेक्शन करवाया था और उसके अंदर यह पाया गया था कि लगभग उसके अंदर 99% विद्यालयों के अंदर बच्चों के पोर्टफोलियो बने हुए थे। अगर बच्चों के पोर्टफोलियो तैयार हैं, इसका मतलब यह माना जाता है कि हमारे शिक्षक वहां तक पहुंचे हैं, उन्होंने उनका होमवर्क कलेक्ट किया है और होमवर्क कलेक्ट करके उनका पोर्टफोलियो बनाया गया है, जिसके आधार पे उन बच्चों की मार्किंग भी की जा रही है। तो ये प्रोग्राम एक ह्यूज सक्सेस था। हालांकि एनोमलीज होती हैं, सब जगह पे होती हैं, लेकिन 1-2% का मतलब ये नहीं है कि हमारे जो 99% के एफर्ट्स हैं उनके ऊपर हम ये कहें कि वो फेल हो गया। तो ये थे सौरभ स्वामी जी का सीधे तौर पर कहना है कि 19 जून से बड़ा अभियान शुरू हो रहा है, खासतौर पर व्हाट्सएप एजुकेशन के जरिए बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। के सिंह, न्यूज़ इंडिया, बीकानेर। तो वहीं आपको बता दें कि बूंदी एसपी शिवराज मीणा के निर्देशानुसार कोतवाली थाने में सुरक्षा सखी समिति की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता सहायक पुलिस अधीक्षक कुंदन कंवरिया ने की। एएसपी कंवरिया ने कहा कि महिलाओं, बच्चों और पुलिस के बीच संवाद बनाने में सुरक्षा सखी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इससे महिला उत्पीड़न, बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार पर समय रहते रोक लगाई जा सकती है। तो वहीं भीलवाड़ा में कोविड गाइडलाइंस की पालना करवाने के लिए ग्राम पंचायत कटार सरपंच रेखा हरीश तिवारी ने वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को डोर टू डोर जाकर प्रेरित किया। इस दौरान उन्होंने वैक्सीन लगाने के साथ साथ मास्क भी बांटे। तो वहीं सरपंच रेखा देवी तिवारी ने बताया कि कोविड-19 की तीसरी लहर के कारण बच्चों को खतरा होने की आशंका है, जिसके तहत बच्चों को भी मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई। पंचायत में 2000 मास्क बांटने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत हम घर घर जाकर मास्क बांट रहे हैं एवं लोगों को टीका लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मेरी पंचायत वासियों से यही अपील है कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें और मास्क लगाएं। तो वहीं आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ जिले में मानसून से पहले जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन जिले के सभी प्रमुख बांध और जलाशयों के रखरखाव में जुट गया है, जिसमें सभी प्रमुख बांधों के रखरखाव का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। चित्तौड़गढ़ में अब मानसून के आगमन में करीब 1 पखवाड़े का समय रह गया है, जिसके चलते जल संसाधन विभाग अच्छे मानसून की संभावनाओं को देखते हुए सभी प्रमुख बांध और प्रमुख जल स्रोतों के रखरखाव में जुट गया है, जिसमें प्रमुख रूप से जिले के प्रमुख गंभीरी बांध सहित कई अन्य बांधों के दरवाजों का रखरखाव किया जा रहा है। इन 17 गेटों की ऑयलिंग, ग्रीसिंग और इनको मानसून पूर्व एक बार इनको ऑपरेट करके चेक कर लिया गया है। इसके ऊपर सायरन लगा हुआ है, सायरन को भी टेस्ट किया गया है ताकि गेट खोलने से पूर्व इसका सायरन से आसपास की आबादी क्षेत्रों में या जो राहगीर जो सड़क पे चल रहे हैं उनको सावधान करने हेतु सायरन बजाने के कम से कम 1 घंटे बाद हम गेट ऑपरेट करते हैं और इसकी सारी तैयारियां कर ली गई है, गेटों को टेस्ट कर लिया गया। जिले की बात की जाए तो जिले में जितने बांध है सबकी लगभग तैयारियां कंप्लीट है। सबकी जितने भी डैम हैं, जिनपे जो गेटेड डैम है 7, जिसमें जो
जिसका ऑपरेशन मेंटेनेंस हिंदुस्तान जिंक के पास है गोसुरा डैम, उनके समेत 7 गेटों का ऑयलिंग ग्रीसिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। और उसके अलावा जो अनगेटेड डैम है जिसके ऊपर वेस्टवेयर है, तो उनमें जो नहरों के तो वहीं जैसलमेर जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर 45 साल की उम्र से ऊपर के लोगों के टीकाकरण के लिए ग्राम पंचायत मुख्यालय पर लगे वैक्सीनेशन शिविर का औचक निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाएं देखी। जिला कलेक्टर ने ग्राम पंचायत मूलसागर, दामोदरा, कनोई, सम, मेघवालों की बस्ती स्थित टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ ही अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवाने की अपील की। तो वहीं धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने 7 महीने से फरार चल रहे 2 सगे भाई बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बदमाशों के खिलाफ धौलपुर समेत करौली जिले के कई पुलिस थानों में संगीन धाराओं में अभियोग दर्ज हैं। दरअसल मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर बदमाशों को दबोच लिया। फिलहाल दोनों बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। कंचनपुर के पुराने मुकदमा नंबर 349/20 जो नवंबर महीने में दर्ज हुआ था, जिसमें परिवादी गुड्डू ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें कुछ मुलजिमानों के खिलाफ मारपीट और हत्या का प्रयास, लूट और अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था और अनुसंधान चल रहा था। तो प्रकरण में जो जुर्म प्रमाणित मुलजिम थे उनमें से कंचनपुर थाना पुलिस टीम ने कल 2 मुलजिमों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मुलजिम अभ्यस्त किस्म के तो अलवर के बहरोड में सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन की पालना करवाने को लेकर बहरोड थाना अधिकारी विनोद साखला ने पुलिस टीम के साथ कस्बे में गश्त लगाई। इस दौरान लोगों से कोविड गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की गई। साथ ही बाजार में नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के चालान काटे गए। तो वहीं बिना मास्क घूम रहे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। अच्छा ही है, लेकिन राज्य सरकार की नई गाइडलाइन आई है तो कोरोना के रिगार्डिंग आज से नई लॉकडाउन की गाइडलाइन आई है, उसमें आज कुछ चीज़ों में छूट दी है सरकार ने। मार्केट में लोगों की आवाजाही थोड़ी सी बढ़ी है, उसको लेकर के हम वापस से बीमारी ना फैले इसके लिए हम चिंतित हैं। और जिनको राज्य सरकार ने जिन दुकानों को छूट दी है उन दुकानों को ही इंश्योर करें, दूसरी दुकानें ना खुले। इसको लेकर के हमने जांचा के आज पूरे बहरोड कस्बे में राउंड लिया और जो अनावश्यक लोग भीड़ थे यहाँ इकट्ठी हुए उनको हमने दूर किया। साथ ही साथ लोगों को, दुकान वालों को, ठेली वालों को जागरूक किया है। तो धौलपुर में कोरोना की दूसरी लहर से उबर रहे लोगों को भीषण गर्मी में विद्युत निगम की मनमानी मार ना दे, क्योंकि पिछले कई दिनों से पड़ रही नौतपा की भीषण गर्मी में जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों में जारी विद्युत कटौती ने लोगों का हाल बेहाल करके रख दिया है। विद्युत निगम की मनमानी को लेकर सैपाऊ कस्बे में लोगों ने विद्युत कटौती को लेकर की जा रही विद्युत निगम की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने विद्युत निगम के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और कई दिन से लो वोल्टेज और विद्युत कटौती से कस्बे के मिस्त्री मार्केट में कामकाज पर भी इसका बुरा असर देखा गया। अनलॉक होने के बाद खुले मिस्त्री मार्केट में खरीफ की फसल के सीजन की तैयारियों में जुटे किसान ट्रैक्टर और कृषि उपकरण को लेकर मरम्मत कराई जानी थी। मार्केट में ट्रैक्टर, हल और बीज बुवाई करने वाली मशीन की मरम्मत के लिए लो वोल्टेज विद्युत आपूर्ति मिलने के कारण कामकाज पूरी तरह प्रभावित रहा। लाइट से सभी लोग परेशान हैं। लाइट आ रही है, नहीं आ रही है, थोड़ी है डोरा सी चमक रही है। लाइट से न तो पंखे चल रहे न कूलर चल रहे, सभी परेशान हैं। रात को सोने में भी परेशानी आ रही है, दिन में भी परेशानी आ रही है। इतने गर्मी तमें बहुत आदमी परेशान है, मोड़ी मोड़ा ज़्यादा परेशान है रहे हैं। विद्युत कटौती हो रही है, आमजन काफ़ी परेशान है। इस समय लॉकडाउन की वजह से वैसे ही कारोबार सारे बंद पड़े थे। अब जब लॉकडाउन खुला है, किसान काफ़ी परेशान है, कारोबार सब ठप पड़े हुए हैं। लाइट की वजह से कोई काम नहीं चल रहा है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सवाई माधोपुर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के स्थानांतरण के बाद राजेश सिंह ने आज सवाई माधोपुर के नए पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह ने कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही जिले के पुलिस अधिकारियों से जिले की कानून व्यवस्था की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी को राजसमंद स्थानांतरित किया गया है, तो वहीं राजेश सिंह को जयपुर एसओजी से सवाई माधोपुर पुलिस अधीक्षक लगाया गया है।
प्राथमिकताएं तो 2021 की तो हमारे पुलिस मुख्यालय ने निर्धारित कर रखी हैं और उसमें जो कार्रवाई अभी तक हुई है उसमें और क्या सुधार हो सकता है उसके लिए हम प्रयास करेंगे। और बाकी जो आपकी जिले की जो एक समस्या जो प्रमुख रूप से उभर के सामने आई है वो बजरी की समस्या है। तो बजरी के लिए भी हमने अधिकारियों से बात कर ली है, उसमें कुछ समस्याएं जो भी हैं तो उसको दूर करके और हम उसमें अच्छी कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा आपके सवाई माधोपुर एक पीसफुल डिस्ट्रिक्ट है, इसमें जनता को क्या सेवाएं हम और अच्छी दे सकते हैं, हमारा पुलिस का व्यवहार अच्छा हो, इसके लिए भी हम हमारे ज़ाब्ते से बात करेंगे। बदमाशों पे लगाम लगाएंगे, बदमाशी कोई है भी छोटी मोटी जो भी है और उन व्यक्तियों को चिन्हित करके और उनके खिलाफ कार्रवाई। तो वहीं आपको बता दें कि जालोर जिले के भीनमाल उपखंड मुख्यालय पर जयपुर ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों को निलंबित करने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन एमएलए पूराराम चौधरी, प्रदेश पैनलिस्ट सदस्य सांवल राम देवासी के नेतृत्व में किया गया। तो वहीं बीजेपी ने धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और इस दौरान भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र पर हमला किया है, भाजपा इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार से जल्द मेयर सौम्या गुर्जर और पार्षदों का निलंबन निरस्त करवाने की मांग की। जयपुर के मेयर को सस्पेंड किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की है, पार्षदों के खिलाफ भी कार्रवाई की है, जबकि उस कमिश्नर के आयुक्त की उसकी गलती थी। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जब उन्होंने कुछ कहा कि हमारा काम करना पड़ेगा, कौन सा तरीका है, लेकिन जब जनप्रतिनिधि नहीं हुई तो कहा सुनी हुई होगी, हम भी नहीं कहते कि नहीं हुई। छोटी मोटी कहा सुनी हर अफसर में होती है और मेरी तो होती है लंबी थोड़ी हो जाती होती कभी तो कहना भी पड़ता है कि अफसरों को बड़ी खोटी भी सुनानी पड़ती है। सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटा है, चुनी हुई हमारी जयपुर की महापौर को निलंबन करके और उनके साथ में 2 कमेटियों के चेयरमैन और 1 पार्षद 4 जनप्रतिनिधियों को निलंबन करना, ये लोकतंत्र का गला घोटने का कार्य किया इस नाकाम सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए। जिस तरीके से आपने देखा होगा ये सरकार जब से बनी है तब से प्रतिशोध की भावना से ही काम कर रही है। आज से विदित है कि इन्होंने लटकाने अटकाने और भटकाने का काम किया। मेरा अभी लास्ट जो कार्यकाल था उस कार्यकाल में पूरे साल इन्होंने कोई काम करने नहीं दिया। जो भी बीजेपी के जनप्रतिनिधि है जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको चुन करके। तो मैं आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन जयपुर ग्रेटर नगर निगम में पार्षदों के निलंबन के विरोध में था। कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में मांग की गई है कि जयपुर में लोकतांत्रिक निर्वाचित मेयर और पार्षद का जो निलंबन किया गया है उसे रद्द किया जाए। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को राज करने का अधिकार है, लेकिन जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, संवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकार को हमारी जो जयपुर की प्रथम नागरिक डॉक्टर सौम्या जी गुर्जर, जो संवैधानिक तरीके से जनता द्वारा चुनी हुई हमारी प्रतिनिधि थी, और 3 अन्य हमारे वहाँ के पार्षदगण जिनको असंवैधानिक तरीके से कांग्रेस सरकार ने निलंबित किया है। कांग्रेस सरकार ने एक लोकतंत्र की हत्या की है। जनता का दिया हुआ जो समर्थन था, बहुमत था, उसके साथ में खिलवाड़ किया है। तो राज्य सरकार द्वारा अनलॉक में यात्रियों को सुविधा देने के लिए 10 जून से शुरू की जा रही रोडवेज बसों के संचालन की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसे लेकर भीलवाड़ा रोडवेज आगार में बस स्टैंड परिसर में सफाई के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। तो वहीं भीलवाड़ा डिपो के मुख्य प्रबंधक अनिल पारीक ने कहा कि राज्य सरकार के आदेश के अनुसार 10 जून से रोडवेज बसों का संचालन किया जाएगा। इसे लेकर हमने बसों को सैनिटाइज करना शुरू कर दिया है और गुरुवार से हम 37 रूटों पर बसों का संचालन करेंगे जो राजस्थान के मुख्य शहरों तक जाएगी। रोडवेज आगार भीलवाड़ा ने कल जो भी गाड़ियां निकलेंगी सारी सैनिटाइजर होकर निकलेंगी। गाड़ियां पहले भी जो कोरोना हो उसमें भी सैनिटाइजर होकर निकली हैं। कल हम 37 शेड्यूल चलाएंगे और शेड्यूलों को यात्रियों की उपलब्धता के अनुसार फ्रिक्वेंसियाँ कम करके बढ़ा करके हम चलाएंगे। जैसे जैसे यात्री उपलब्ध होंगे, जिस मार्ग के यात्री उपलब्ध होंगे वहाँ पे चलाएंगे। अभी हम प्रमुख मार्गों पे जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़ जो हमारे प्रमुख मार्ग हैं अच्छे आय देने वाले हैं, अभी उन पर बसें चला रहे हैं। बस स्टैंड पे हाइपोक्लोराइड के लगातार पोछे लग रहे हैं अभी जो बंद।
तो वहीं कोरोना संक्रमण के चलते वैक्सीन की कमी के बाद राज्य सरकार ने जिला मुख्यालय के 9 केंद्रों पर 200 वैक्सीन प्रति केंद्र लगाने के आदेश जारी किए। ये वैक्सीन 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए लगाए गए थे, लेकिन सुबह अस्पताल खुलने से पहले ही सभी केंद्रों पर वैक्सीन लगाने वालों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई गई। भीड़ के हालात को देखते हुए चिकित्सालय प्रशासन ने पुलिस की व्यवस्था की और लोगों को दूरी पर खड़ा करवाया, लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पाई। तो वह चित्तौड़गढ़ में जिला विशेष टीम और कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ तस्करी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो वहीं एक नाबालिग को भी डिटेन किया गया है और साथ ही 157 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त करते हुए तस्करी के उपयोग में लाया गया ट्रक भी सीज कर दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।